इमेजिन कीजिए आप एक बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। लेनदार आपके घर के बाहर लाइन लगा कर खड़े हैं और आपके पास उन्हें देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसलिए आप अपने दिल पे पत्थर रखते हैं और अपने पूर्वजों की वह अनमोल ज़मीन को बेच के पैसे चुकाने का डिसीज़न बनाते हैं। उसी के लिए आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं रजिस्ट्री कराने। लेकिन आपको वहाँ पता चलता है कि जिस ज़मीन पे आप रह रहे हैं वह ज़मीन आपकी है ही नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड की है। तो आपको कैसा लगेगा? बेशक आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ राजगोपाल नाम के एक व्यक्ति के साथ, जो कि तमिलनाडु के तिरुचेतुराई गांव में रहता था। बात जब बढ़ी तो पता चला कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने राजगोपाल सहित पूरे गांव की ज़मीन पे अपना दावा ठोक दिया है, जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी शामिल है। और सिर्फ यही इकलौता केस नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसे क्यों बनाया गया, और अगर आपकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर देता है तो आप कैसे लीगल एक्शन लेके अपनी ज़मीन को बचा सकते हैं। आइए ये सब जानते हैं आज के इस एपिसोड में। अब हम आपको एक हैरान करने वाली खबर दिखा रहे हैं। ये खबर तमिलनाडु के एक गांव से जुड़ी हुई है, जिसकी पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई है। इस गांव में एक 1500 साल पुराना मंदिर है, वो भी वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज हो चुका है। केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। मुस्लिम लॉ में वक्फ का मतलब होता है अपनी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए इस्लामिक चैरिटी में दान कर देना, या फिर सिंपल वर्ड में कहा जाए तो अल्लाह के लिए डेडिकेट कर देना। और अगर एक बार आपने अपनी प्रॉपर्टी दान कर दी तो वह वक्फ बन जाती है। उस पर से आपका और आपके बच्चों का हक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। और यह वक्फ ना ही कभी वापस ली जा सकती है, ना ही बेची जा सकती है, और ना इसे गिरवी रखा जा सकता है। यानी इसका कोई भी ऑनर नहीं होता। लेकिन कानून में तो नो ऑनर जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए इनको मैनेज करते हैं मुतवल्ली, जो कि वक्फ बोर्ड द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड क्या होता है? वक्फ बोर्ड एक ऐसी लीगल बॉडी है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए। वक्फ को क्रिएट करने वाले को वाकिफ कहा जाता है। यह इंसान गैर मुस्लिम नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू इस्लामिक स्कॉलर्स। जो भी प्रॉपर्टी अपने अल्लाह को दान करता है उसे मुस्लिम होना जरूरी होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी है जो कि काफिरों की है। यह प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। भारत में कई तरीके की वक्फ है। दरगाह, खानका, मकबरा, अशूर खानास, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमाम बरास और भी कई सारी है। और इन प्रॉपर्टी से जो भी अर्निंग आती है, इन्हें लीज पर देने से या फिर किसी भी तरीके से अर्निंग आती है, वह सीधे से वक्फ बोर्ड के पास जाती है। और यह अर्निंग वह सिर्फ मुसलमानों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कई सारी मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज को फंडिंग करना, गरीब वर्ग के लोगों के लिए स्कॉलरशिप्स देना और उनकी सहायता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। लेकिन रियलिटी में वक्फ बोर्ड में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। यह पैसा गरीब वर्ग तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। थर्ड हाईएस्ट ओनर ऑफ लैंड इस समय देश में अगर कोई है तो वो वक्फ बोर्ड है। किसी और की संपत्ति पे कब्जा करके कभी भी वो वैलिड वक्फ नहीं की जा सकती। दुनिया में 57 से भी ज्यादा इस्लामिक देश है, लेकिन किसी भी देश में वक्फ बोर्ड नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग प्रॉपर्टी दान नहीं देते, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा एक्ट नहीं बना हुआ जो कि वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करे वक्फ बोर्ड जैसे। लेकिन भारत जो कि एक सेकुलर देश है, वहाँ वक्फ जैसी बोर्ड है। लेकिन ऐसा क्यों हमें वक्फ बोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ी? इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। उस वक्त कई सारे हिंदू अपनी ज़मीन पाकिस्तान में छोड़ के भारत आए थे और वह सारी ही ज़मीन पाकिस्तानी सरकार ने अपने कब्जे में ले ली। और वहीं पर जो मुस्लिम भारत छोड़ के पाकिस्तान गए, कायदे से तो वो सारी ज़मीन भारत सरकार के पास आनी थी और कुछ समय तक आई भी थी, लेकिन उसके बाद ये सारी ही ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। वक्फ प्रॉपर्टी की देखरेख के लिए साल 1955 में एक एक्ट बनाया गया, द वक्फ एक्ट 1955, जिसके तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया, जो कि सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड की निगरानी रखता है। भारत में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 32 स्टेट बोर्ड है, और किसी किसी स्टेट में शिया और सुन्नी के अलग अलग बोर्ड है, इसलिए यह नंबर 32 तक पहुंचता है। अब हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड इतनी चर्चा में क्यों है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी एमपी हरनाथ सिंह यादव एक प्राइवेट मेंबर बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं। यह बिल वक्फ एक्ट 1955 को खत्म करने के लिए लाया गया था, जिसका अपोजिशन पार्टी जम के विरोध करती है। लेकिन सत्ता पार्टी तो बीजेपी है, इसलिए ज़्यादातर एमपीज भी बीजेपी के हैं। इसलिए हरनाथ सिंह 53-32 से जीत जाते हैं
और राज्यसभा में यह बिल पे आने वाले समय में डिस्कशन भी होगा। जब से ही यह मुद्दा पूरे देश में गरमाया हुआ है। कई लोग वक्फ बोर्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की छाया में यह लोग बाकी धर्मों के लोगों का धर्मांतरण करते हैं। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन को मुस्लिम बनाया जाता है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास एक ऐसी पावर है जिससे वह देश में मौजूद किसी भी ज़मीन पे अपना हक जता सकता है, वो भी बिना आपको बताए। और कई सारे ऐसे भी केस हैं जहां वक्फ बोर्ड ने इलीगली ज़मीन ऑक्यूपाई करी है। इन सबको समझने के लिए हमें द वक्फ एक्ट 1995 को समझना होगा। वक्फ बोर्ड की ज़मीन साल दर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन कैसे? क्योंकि भारत की बॉर्डर्स तो इतनी ही है, भारत की ज़मीन तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है वह बढ़ती जा रही है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है वक्फ बोर्ड हर 10 साल में सर्वे कर सकता है और उस सर्वे में उन्हें जो ज़मीन उनकी लगती है उस पर वो दावा ठोक देते हैं। वक्फ एक्ट 1955 का सेक्शन 40 सबसेक्शन 3 उन्हें यह राइट देता है कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। और आपको यह जान के यकीन नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल तक को वक्फ डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बाद में ASI ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहाँ पे जब उनसे डीड मांगी गई कि कब शाहजहां ने इसको वक्फ डिक्लेयर किया है, तो वहाँ पर वक्फ बोर्ड प्रूव नहीं कर पाया। लेकिन यह तो खैर बहुत बड़ा केस है जब ताजमहल तक पे वक्फ बोर्ड ने अधिकार जमाया है, लेकिन कई सारे गरीब लोगों के घर पे भी वक्फ बोर्ड ने अधिकार जमाया है। और वक्फ बोर्ड पे इतनी सारी ज़मीन होने का कारण भी यही है कि वह छोटे लोग इन पे केस नहीं कर पाए। कि जहां पे वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता है कि यह वक्फ संपत्ति है, इस देश का पूरा सिस्टम, इस देश की एग्जीक्यूटिव, इस देश की जुडिशरी उसको ओवरटर्न करने में बहुत दिक्कत होती। 2013 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट जा रही थी अपनी सत्ता को छोड़ के, उस समय कांग्रेस ने इस एक्ट में थोड़ा और बदलाव कर दिया। जहां पे इंटरेस्टेड लिखा हुआ था उसको हटा के एग्रीव्ड लिख दिया। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड पहले सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन पे ही सर्वे करता था, लेकिन अब वो किसी की भी ज़मीन पे सर्वे कर सकता है। अब कई सारे लोग पहले से भी जानते हैं और मैंने इस वीडियो में भी बता दिया है कि वक्फ सिर्फ मुसलमान ही बना सकता है, यानी वक्फ बनाने के लिए आपको वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो फिर इसमें गैर मुस्लिम को इंक्लूड करना क्या दर्शाता है? साथ ही वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट भी इस्लामिक लॉ में मौजूद नहीं है और इस्लामिक छोड़ो किसी भी लॉ में मौजूद नहीं है। अब वक्फ बाय यूज़र का मतलब होता है कि पहले तो वक्फ बोर्ड ये सर्वे करेगा 10 साल में। अब क्योंकि अगला सर्वे 10 साल बाद आने वाला है और इसी के बीच में वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह ज़मीन हमारी है, तो वक्फ बोर्ड उस पर भी दावा ठोक सकता है, यह कहकर कि इस ज़मीन को हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूज़र का। और इसी कॉन्सेप्ट से वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था और यह रियल केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने थोड़ी ज़मीन दी थी मॉस्क बनाने के लिए और यह ज़मीन लीज पे दी गई थी। जैसे ये लीज खत्म हुई उसी समय वक्फ बोर्ड ने इस ज़मीन पे दावा ठोक दिया, लेकिन बाद में जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को साइडलाइन कर दिया और यह ज़मीन हाई कोर्ट को वापस कर दी। इससे ये आप समझ सकते हो कि वक्फ बाय यूज़र का कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा खतरनाक है। कल को वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर अपना दावा ठोक सकता है और हर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएगा। वक्फ बोर्ड के द्वारा किए गए सर्वे का खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट वो सारा ही खर्चा बियर करती है। अब यह कॉन्सेप्ट ना एकदम ही नया है। कभी भी हिंदू धर्म या चर्च के लिए तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि उनके द्वारा किए गए सर्वे का खर्चा सरकार उठाएगी। उल्टा कई सारे मंदिरों से तो टैक्स तक ले लिया जाता है, यानी पैसा देना तो दूर की बात है बल्कि पैसा और उल्टा ले लिया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड अगर आपकी ज़मीन पर भी अधिकार जमा लेता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, क्योंकि प्रॉपर्टी क्लेम करने के बाद वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टी के ऑनर से बात नहीं करता है, बल्कि वहाँ के रजिस्ट्रार को ये बात बताता है। और शुरू में मैंने जो केस की बात करी राजगोपाल वाले, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। पूरे गांव की ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास थी और उन्हें जब भी पता चला जब वो ज़मीन को बेचने के लिए गए। अब यह बात तो 100% कन्फर्म है कि जितनी भी ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है वो सारी ही ज़मीन डेडिकेट नहीं की गई है, यानी लोगों के द्वारा दान नहीं की गई है। उनमें से बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो कि वक्फ बोर्ड ने एक्वायर करी है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 101 में लिखा हुआ है कि जितने भी मुतवल्ली हैं वो सारे ही पब्लिक सर्वेंट हैं और अगर आपने उन्हें टच भी कर दिया तो आपके ऊपर एक ऑफेंस का केस लग सकता है, जैसा कि किसी पुलिस वाले को टच करने पे लगता है। अब यह कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा अलग और यूनिक है, क्योंकि किसी भी शंकराचार्य को तो पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दिया गया और ना ही किसी फादर को दिया गया। वक्फ बोर्ड ने अगर आपकी ज़मीन पे दावा कर दिया है और आपको उसे रिक्लेम करना है तो आपको वक्फ बोर्ड के ही ट्रिब्यूनल में जाना होगा। अब बहुत ज़्यादा आयरनी की बात यह है कि इस वक्फ ट्रिब्यूनल में जितने भी मेंबर्स रहते हैं वो सारे ही मुस्लिम रहते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस यही रहेंगे कि आपको आपकी ज़मीन नहीं मिलेगी।
और अगर आप इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन से सहमत नहीं हो तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। अब देखो, हर कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, यह बात हम सभी जानते हैं और यह बात वक्फ बोर्ड को भी पता है, इसीलिए वह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट भी जाते हो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को लेकर तो बहुत कम चांसेस है कि जो डिसीजन है वक्फ बोर्ड का उसे ओवरटर्न किया जा सके। ऐसे बहुत कम केसेस है जहां पे वक्फ बोर्ड ने जो कब्जाई हुई ज़मीन है वह वापस करी है, और जो भी केसेस है वह सारे ही 2014 के बाद के हैं, यानी मोदी सरकार के टाइम के। और वहीं पर ही आप बहुत खतरनाक इंसान हो, आपने अगर हिम्मत दिखा के वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो वक्फ बोर्ड को कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक ऑर्डर देके भी वह ज़मीन अपने पास वापस हासिल कर सकता है। और भी कई सारी ऐसी ही स्पेशल पावर वक्फ बोर्ड को दी गई है द वक्फ एक्ट 1995 से। तो यह सारी प्रॉब्लम है जो कि लोग फेस कर रहे हैं द वक्फ एक्ट को लेकर। लेकिन सबसे मेन बात तो यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हम सभी ने सुन ली, प्रॉब्लम हमने जान भी ली, लेकिन इसका समाधान है क्या? तो ये है एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, जिनकी क्लिप्स आपने इस वीडियो में कई बार देखी है और इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है वक्फ बोर्ड को लेकर। साथ ही यह ज्ञानवापी मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि का केस भी लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप इनकी यह वाली क्लिप देखें। समाधान ये है कि हमने इस पे एक रिसर्च की है, ड्राफ्टिंग की है सेक्शन बाय सेक्शन। जो मैंने आपके सामने सेक्शन रखे, इसकी हमारे गुरुजी ने इसकी ड्राफ्टिंग की है। हमने कहा है कि ये सेक्शन है, इसको अमेंडमेंट किया जाए। अमेंडमेंट करके ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे मैं पॉज लेके बताना चाहता हूँ कि अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। सरकार जब भी नया एक्ट लाती है तो उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, और वह प्रॉब्लम्स जब भी पता चलती है जब जनता के बीच में उस एक्ट को लाया जाता है। अब बार बार क्योंकि नया एक्ट तो ला नहीं सकते, इसलिए उसी एक्ट में कुछ चीजों को चेंज किया जाता है, उसे ही अमेंडमेंट कहते हैं। और अमेंडमेंट के बाद ये सेक्शन ऐसा दिखेगा। 3 हमने कॉलम्स बनाए हैं कि आज का सेक्शन ये है, अगर इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे तो उसमें ये वर्ड ऐड करेंगे, और अमेंडमेंट होने के बाद ये सेक्शन ऐसा दिखेगा। वो ड्राफ्ट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजर से शेयर करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन करूंगा कि आप उस ड्राफ्ट को पढ़ें, और अगर आपको लगता है कि हमारी बात वैलिड है, उचित है, तो इसको आप लोगों में फैलाएं। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि प्लीज और प्लीज अपने चुने हुए नुमाइंदों से और अपने ऑर्गेनाइजेशन से ये अपील करें कि वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई ना हो। यह तो कम से कम किया जा सकता है। आप कैसे फोर्स कर सकते हैं वक्फ एक्ट 1995 जो मुस्लिम समाज के अलावा नॉन मुस्लिम्स है उन पे भी अप्लाई हो? इतना तो अमेंडमेंट किया जा सकता है वक्फ एक्ट 1995 में कि यह एक्ट नॉन मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल कंसेप्ट था शिया और सुन्नी के डिस्प्यूट को एडजुडिकेट करने के लिए, उसके लिए इसका गठन किया जाएगा। तीसरा, जो वक्फ एक्ट में सेक्शन 4, 5 और 6 में पावर दी गई है, उस पावर्स को आपको कर्टेल करना पड़ेगा। सेक्शन 8 को आपको डिलीट करना पड़ेगा। सेक्शन 40 को आपको अमेंड करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को आपको ऐसी पावर नहीं दे सकते कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करे। सेक्शन 54 को आपको अमेंड करना पड़ेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल को आपको टोटली डिलीट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। सेक्शन 89 को जो नोटिस देने का प्रोविजन है उसको खत्म करना पड़ेगा। 101, 107, 108 को खत्म करना पड़ेगा। और अगर आप ये सब खत्म करेंगे तो यकीन मानिए ये आपका वक्फ एक्ट वैसे ही दिखेगा जो वक्फ एक्ट 1923 था, जो ओरिजिनल था। और जो अपीजमेंट किया गया है सालों में, धीरे धीरे इस एक्ट में इन सारी चीजों को आपको खत्म करने पड़ेगा। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और हमें आपको मिलके उनके तक ये आवाज पहुंचानी चाहिए कि एक ऐसे कमीशन का गठन किया जाए कि पिछले इतने सालों में जो वक्फ बोर्ड ने गलत ढंग से संपत्ति अर्जित की है, बिना कोई प्रूफ और फैक्ट के और टाइटल के और डॉक्यूमेंट के, उस संपत्ति को वापस लाने का काम केंद्र सरकार को और हमें आपको मिलकर करना चाहिए। अब मैं आपको यह बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितने लोग भी वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में खड़े, वह यह नहीं कहते कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से हटा दो। वह यह कहते हैं कि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिमों पे ही लागू होना चाहिए। अब क्योंकि वक्फ बोर्ड में इतने सारे चेंजेस किए जा चुके हैं कि वक्फ बोर्ड अपना जो रियल मीनिंग है उससे ही डाइवर्ट हो गया है, और जो रियल वाला वक्फ बोर्ड है जो 1923 में बनाया गया था उसी को ही वापस से लागू कर दिया जाएगा, तो सारी ही प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। जो भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाना चाहेगा वो आसानी से बना पाएगा, और उसका फायदा भी रिलीजियस और चैरिटी के पर्पज में ही होगा, ना कि करप्शन में होगा। एक बहुत बड़ा करप्शन का केस है दिल्ली का, आप इन महाशय को तो देख ही सकते हो। इनको वक्फ बोर्ड के पैसे के करप्शन के केस में पकड़ा गया है, और वह भी जब पकड़ा गया जब इन्होंने 36 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब यह तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, ना जाने कितनी प्रॉपर्टी ही इनके पास होगी, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने करप्शन किया है।
वह सारे ही पैसे जो कि मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, वह पैसे इन लोगों की जेब में चले जाते हैं, जिससे ना ही मुसलमानों का भला हो पा रहा है और बाकी लोगों की ज़मीन भी चली जाती है। तो इसका रियल और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन वही है कि जो रियल वक्फ एक्ट उसे वापस से ही लागू किया जाए, या फिर इस वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाके उन सारी चीज़ों को चेंज किया जाए जो कि प्रॉब्लमेटिक है। खैर, आपका कहना इसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी वक्फ एक्ट के बारे में पता चले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आपको मेरी यह वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है कि राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या होता है, क्या इनके डिफरेंसेस हैं और कौन सी पार्टी कौन सी कैटेगरी में आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।